जेल में रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता? राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2 से 3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छिपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भागकर चली गई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भागी। वो कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊँगी। मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ, ये खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वो कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूँ देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे।
जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वो मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं, ये किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर आ गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वह औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वो खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी, वो इस घर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वो मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वो थर थर काँप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा, अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वो मुंबई जेल की जेलर है, मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होके मुजरिमों की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है। अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो ठीक है, तो फिर सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा। कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम हैं। लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर लेगी
तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं। मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात ही नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, न रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वो हाल था कि वो ईमानदारी और फ़र्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सेलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ सैल्यूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, गौरी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थीं, कुछ सिलाई करती थीं और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह वहां से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आती थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वो काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सरेंडर करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ़ें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर मनीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था।
मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसी वक्त आती है जब वो ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ रोज़ देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों, ताकि उनको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को एक हफ्ते के लिए सरेंडर किया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उन डिब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ, देसी घी के डिब्बे आखिर आते हैं किसके लिए और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, गौरी, क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरी नज़रों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाए वो सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वो कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और ज़बरदस्त बात ये कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बरदस्त बात मेरी गिरफ्त में ना आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको शक करने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेंगे, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सिर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया।
आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल हैं। वो मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वो किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाया। मैडम सो रही हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहाँ पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं। पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी। लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से यह काम किए जा रही थी। वह औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वो दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया जिसके टॉर्च ऑन करके वो उसके सर पर खड़ी थी। वह सुरंग खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वो देसी घी खाकर रोजाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडीज कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वो कौन है? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद भी जेल के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वो लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सिर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी वो साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन इसकी साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वो इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन दोनों की मदद से वो कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी
और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास एस्ट्रॉयड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा कर रखा हुआ था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था, तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इनका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई, तो मैं उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए गौरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर गौरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब के टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर गौरी को कहा कि मेरे सब घर वाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती, और ये सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गौरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वो कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोदती थीं और देसी घी हजम करती थीं। इन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडीज कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वो कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी, और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडीज कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गौरी की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गौरी को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर गौरी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की, और अब मेरी जेलर गौरी के साथ
बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी जेल में रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।